तकरीबन असर के काफी देर बाद हरीम की आंख दोबारा खुली थी। मुन्न का जायका बेतहाशा कड़वा था। वो लेटी रही, मगर कब तक? बुखार उतर चुका था, मगर कमर अकड़ कर तख्ता बन गई थी, इसलिए इसने आसपास देखा। कमरा खाली था। वो बेड से नीचे उतरे। हैरत अंगेज तौर पर वॉशरूम के बाहर ड्रेसिंग के पास पड़े सोफे पर वो शायद इसी का लिबास था जो तरतीब से रखा हुआ था। वो सुर्ख रंग की फराक थी, नीचे रेड ट्राउजर और इंतहाई खूबसूरत आंचल। अब जब इस जिंदान में कैद थी तो जीने की कोई तो सबील करनी ही थी। तभी वो सर झटकती ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गए। शावर के नीचे खड़े होकर वो बिलक बिलक कर रोई थी। काश इस शख्स का अनचाहा एहसास इसके वजूद से मिट सकता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। यूं ही सुर्ख आंखें लिए ड्रेसिंग के सामने बैठी और खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। वो अपने बाबा की वो चंचलपन से नहीं रही थी। ये आईने में नजर आने वाली सोगवार सी हरीम तो कोई और ही थी। जब वो यहाँ लाई गई थी, इसके वजूद पर जो नफीस सी ज्वेलरी थी अब वो मौजूद नहीं थी। खासकर वो गोल्ड पेंडेंट जो इमाद ने बड़ी मेहनत से अपनी सेविंग से इसे बनवा कर दिया था, वो भी इसके गले में नहीं था। शायद वो ज्वेलरी इसकी बेहोशी में इससे अलग की गई थी। मीर अपनी नेट, वो अपने हर नुकसान, अपने हर जिया पर फिर जी भर कर रोने लगी। फिर आखिर थक हार कर वो अपने घने सिया बालों को अब बुश करने की कोशिश करने लगी। मगर कुछ ही देर में हलकान हो गई कि यह फर्जा भी सलमा बेगम बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दिया करती थी। पलकों के कोने फिर से नम होने लगे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इसका दिल उछलकर हल्क में आया, मगर दरवाजे पर इम्तियाज को देखकर उसकी जान में जान आई। वो अंदर इस तक आई थी। माशाअल्लाह बीबी जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। इम्तियाज के लहजे में सादगी थी। वो खामोश ही रही। इम्तियाज ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग के कैबिनेट से 2 डब्बे निकालकर उसके सामने रखे। सरदरनी जी, ये आपका उन कपड़ों के साथ का जेवर है, आप पहन लें। खाना तैयार है आपके लिए, वो खा लें। और अगर फिर दिल चाह रहा है तो चली मैं आपको हवेली घुमा देती हूँ। इसका पिछला लान बहुत खूबसूरत है, जहाँ अनाबिया बीबी की पसंद के बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं। इम्तियाज बोलने के साथ साथ इसे इसकी मर्जी जाने बगैर डब्बे खोलकर इसमें से ज्वेलरी पहनाने लगी। उसे ये सब करने का सख्ती से हुक्म होगा। हरीम के लबों पर पिल भर को एक तखीसी नहीं जगमगाए। सुर्ख जूले के ऊपर वो शायद वाइट गोल्ड की नफीस सी जगमगाती ज्वेलरी थी जो उसके सोगवार हसन को आंखें खीरा कर देने वाली दिलकशी अता कर गई थी। इम्तियाज ने इसकी एक कलाई में सुर्ख कांच की चूड़ियां भी पहनाई थी। ये सब करके वो इसका हाथ थामकर उसे इस कमरे से बाहर लेकर निकल पड़े। शाम के 7 बजे इसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी। जमीनों से वो हॉस्पिटल गया था और अब वापस हवेली लौटा था। रफीक ने लपक कर गाड़ी का दरवाज खोला। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो चलकर थके से अंदाज में ड्राइववे के करीब खूबसूरत लान में रखी चिप पर ढैसा गया। रफीक, काम हुआ? जी सरदार जी, वो लिफाफा सरदरनी जी के घर पहुंचा दिया है। उनके भाई ने रसीद किया था, वो पढ़कर उन्हें तसल्ली हुई है और उन्होंने बीबी जी की तलाश भी बंद कर दी है। सरदार जी, मुझे माफ कर दें, इस सब में सारा कसूर मेरा है। अगर मैं ही सरदारनी जी को फैजान की बहन समझकर यहाँ न लाता तो ये सब नहीं हुआ होता। ये सब मेरी वजह से हुआ। बहुत बुरा हुआ उनके घर वालों के साथ। मुझे माफ कर दी। मुआफ किया? जाने दो रफीक, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि तुम्हारी सरदरनी मुझ तक ऐसे पहुंचे। वो मेरे नसीब में शायद ऐसे ही लिखी थी। वो एक जानिब निगाहें मरकूज किए बोला तो रफीक चौंक गया। वो तो सुबह से ही सरदार के रंग ढंग पूरी तरह बदले हुए देख रहा था। और सरदार जी, वो फैजान, भाड़ में जाए वो। मुझे अब किसी से बदला नहीं लेना। एक मर्तबा बदला लेने की कोशिश कर चुका हूँ। क्या हुआ? खुद अपनी निगाहों में ही गिर गया हूँ। मैंने अपना मामला पूरी तरह अपने अल्लाह के सुपुर्द किया। कायनात की किसी भी चीज़ से बेहतर इंसाफ करने वाला है वो बेहतर इंसाफ करेगा मेरे साथ। बस अल्लाह मेरे वो गुनाह मुआफ़ फरमाए जो मुझसे अनजाने में हुए। उनकी तलाफी हो जाए तो बड़ी बात है। सरदार जायश जहांगीर ने कहा तो रफीक की निगाहों में उसका मकाम मजीद बुलंद हो गया। उधर जायश की निगाहें सामने वाले लान से पिछले लान की तरफ उठी और एक सुर्ख आंचल में उलझ गई। वो एक ट्रांस के आलम में अपनी जगह से उठा और कदम खुद बखुद हवेली के दाएं जानिब से पिछले लान की जानिब उठने लगे। रफीक खामोशी से गेट की जानिब चला गया। इम्तियाज ने असरार करके हरीम को खाना खिलाया और पूरी अंदरूनी हवेली में घुमाया। इसके बाद वो अपने कमरे में आ गई।
मगर काफी देर बूढ़ होने के बाद फिर कमरे से बाहर निकल आए। इम्तियाज किचन में ही काम कर रही थी। सरदारनी जी कोई काम था तो मुझे बुला लेती। वो अपना हर काम छोड़ छाड़ मिठास भरा लहजा लिए उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। मैं बूढ़ हो रही थी। तुमने कहा था कि पिछले लान में चलेंगे तो चलो चलते हैं। हरीम ने कहा तो उसने किचन में मौजूद एक और नौकरानी को जरूरी हिदायत दी और खुद हरीम के साथ बाहर निकल आए। वो काफी देर उसे लेकर बाहर घूमती रही। हरीम ने एक मर्तबा भी वापस अंदर जाने को नहीं बोला तो इम्तियाज भी इसके साथ मौजूद रही। वो अब परिंदों के पिंजरे की जानिब मुतवज्जे थी जब इम्तियाज ने सरदार जायश जहांगीर को इस तरफ आते देखा। वो जिसके चेहरे पर कब से नॉर्मल से तासुरात थे, अब उसकी आहट पाकर चेहरे पर फिर से हवाइयां उड़ने लगी थी। वो करीब आया। हरीम अपनी जगह पर दम साध गई। सलाम सरदार जी। इम्तियाज ने सलाम किया। जायश ने सर हिलाकर जवाब दिया। इम्तियाज, सरदरनी का सामान आया है, अंदर जाकर समेट दो और देखो किसी चीज की कमी बेशी तो नहीं, अगर है तो वो सामान भी फौरन मंगवा लो। जायश के हुक्म पर इम्तियाज वहां से चली गई। जायश हरीम की जानिब मुतवज्जे हुआ जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। इसके सामने आकर उसके होश पूरी तरह उड़ा चुकी थी। सुर्ख लिबास में इसका गोरा बदन चांदी की तरह दमक रहा था। सुर्ख चूड़ियां कलाइयों को हुसैनतर बना गई। हरीम को अपनी पुश्त उसकी निगाहों की तपिश से जलती महसूस हुई तो इसका दिल किया खुद को ही जिंदा जला ले। वो धीमे कदम उठाता इसके दाएं तरफ आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है, जायश ने कहते बहुत बेइख्तियार होकर हाथ की दरमियानी 2 उंगलियों से इसका माथा छुआ तो हरीम पीछे हुई। जायश के माथे पर बहुत बेइख्तियार बिलों का जाल बिछ गया था। जायश को इसके तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो यहां से जाना चाहती है। वो तो जायश ही इसके सामने फैल कर खड़ा था कि वो अभी तक भाग नहीं पाई थी। हरीम, रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा, जायश ने इसे तसल्ली देना चाहिए। मगर वो लाल सा चेहरा लिए इसके पहलू से आखिर निकलने लगी। जब इतनी ही तेजी से जायश ने इसकी कलाई थाम ली थी। अगर यहां रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं अंदर चला जाता हूं। जायश ने सुंजयदगी मगर नरमी से कहा। नहीं, मुझे यहां नहीं रुकना है, वो दुरुस्तगी से कहती उसे बाला ही बाला बहुत कुछ बावर करवाती वहां से जा चुकी थी। जायश के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो काफी देर वो सुर्ख लहराता आंचल निगाहों से ओझल होने तक देखे गया। हरीम भागकर तेजी से अंदर आई थी और अगला सांस वहीं पर आकर सही तरह भरा। वो कमरा फिलहाल उसे इससे बचने के लिए अपने लिए जाए पना लगा। दरवाजे से लंबे लंबे सांस भरकर वो कमरे में दाखिल हुई तो हैरत और सदमे से आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर एक और इम्तिहान इसका मुंतजिर था। बेड पर उसके लिए कपड़ों के पैकेट्स का ढेर पड़ा था। ज्वेलरी के डब्बे, 8-10 जूतों के डब्बे, मेकअप का सामान, कुछ और जरूरी सामान। और इस सारे सामान को इम्तियाज बड़ी एहतियात से खोलकर ड्रेसिंग में तरतीब से रख रही थी। वो ये सब ड्रामेबाजी देख कर तंग आ गई थी। उकता गई थी, पूरी तरह बेजार हो चुकी थी। जाने इसने इस बेएतबार आदमी में एतबार करके उसे अपना आप सौंप दिया था जिसने कहा था कि 2 दिन के बाद वो इसे इसके घर पहुंचा देगा। मगर अब धोखेदही की यह मनाजिर देखकर वो गम गुस्से से पूरी तरह अपने आपे से बाहर हुई इम्तियाज की जानिब लपकी थी। इतनी देर में जायश भी इसके पीछे ही कमरे के दरवाजे तक चला आया था। ये सब क्या तमाशा है आखिर? ये सब क्या है? हरीम लपक कर इम्तियाज के सर पर पहुंची थी और हैंगर में हैंग किया सूट उसके हाथ से छीन कर जमीन पर पटखा। वो समझी इससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या हुआ बीबी जी? मुझसे कोई गलती हो गई, मुआफ कर दी। अब परेशान मत हूं, अब जैसे कहेंगी मैं वैसे ही अब का सामान रख दूंगी। वो घबराए हुए अंदाज में बोली। किसने कहा ये मेरा सामान है? हरीम ने कहते बेड पर पड़े पैकेट झटके से जमीन बोस किए। यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, कहते इसने जूतों के डब्बों को ठोकर मारी। नहीं है ये मेरा सामान, सुना तुमने? मैं कल को जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। नहीं है ये मेरा सामान। वो चलाए। इतनी देर में जायश कमरे में दाखिल हो गया और कमर पर हाथ बांधकर संजीदगी और दुख से इसे देखे गया। वो अब ज्वेलरी के बॉक्स को जमीन पर बेदर्दी से फेंक रही थी। इम्तियाज के सामने इस तमाशे की वजह से जायश संजीदगी से उसकी जानिब बढ़ा था। उसे बाजू से खींचकर सामान से पीछे हटाया। वो सुक सुक कर रो दी। हरीम,
खुद को संभालो, जायश ने संजीदगी से उसे टोका। छोड़े मुझे, मैं इस पूरे सामान को आग लगा दूंगी। वो शायद अपने हवास में नहीं थी। इसकी गिरफ्त में मछली की तरह फड़फड़ाए। अपना आप छुड़ाकर मेकअप का सामान जमीन बोस कर डाला। अब की बार जायश की भी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी, तभी वो इसकी जानिब लपका। इसके दोनों बाजू थामकर जायश ने इसे अपनी जानिब खींचा। वो इसके कुशादा सीने से अलगी। जायश ने इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का सख्ती भरा घेरा तन तरीन किया। तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही सरदरनी कि मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। जायश के लहजे में वाज़े तंबी थी। सुर्ख संजीदा निगाहों से इसकी आंखों में झांक हरीम इम्तियाज के सामने की गई इस पागल आदमी की इस दर्जा बेबाकी के शानदार मुजाहिरे पर हवासों में लूटी थी, इसलिए दम साध गए। छोड़े मुझे, कमजोर सा लहजा था वो, जैसे शर्म से जमीन में गड़ गई। इसके बाजुओं में कसमसा। इम्तियाज जाओ यहां से, और जाते वक्त दुरुअज़ा लाग कर जाना। जायश के इसी सर्द लहजे में कहने की देर थी। हरीम के 14 तबक रोशन हुए थे। इम्तियाज जो सर झुकाए खड़ी थी, हुक्म की तकमील करती कमरे को लाक लगाकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। छोड़े मुझे, हरीम अब भी तैश में उसकी गिरफ्त में मचली। तुम्हें क्या हुआ है हरीम? ये कुछ सामान ही तो है जो तुम्हारी जरूरत का है, इसमें इतना एहतजाज करने की क्या जरूरत थी आखिर? जायश ने अब भी बेतासुर लहजे में पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब से, ये सामान भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने मुझे कहा था कि कल आप मुझे मेरे घर जाने देंगे, और तुम्हारा घर। जायश ने इसकी बात काटी। शादी के बाद लड़की का कौन सा घर होता है हरीम? जायश जहांगीर, अब तुम्हारा घर कौन सा है? तुम किसकी हो? गंभीर लहजे में कहते इसने हरीम के पैरों तले से जमीन खींची। हरीम ने बेयकीनी से उसे देखा, मगर इससे मुतजाद उधर जायश उसकी हालत से बिल्कुल बेखबर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता था। कौन सी शादी? कैसी शादी? हरीम ने इसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से एक कदम दूर धकेला। नहीं मानती मैं इस धोखे की शादी को। इस कागज के टुकड़े की औकात मेरी नजर में एक रद्दी के कागज के टुकड़े जितनी भी नहीं है, समझे आप? वो चीख कर बोली थी, मगर जायश को अपने अल्फाज से सरता पीर तक झुलसा गई थी। इसके दिल और दिमाग को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। वो अचानक इसके करीब आया था, इसे अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेकर कमर के गिर्द फिर से बाजू हमाइल किए। हरीम ने खौफ के मारे आंखें बंद कर लेके एक मर्तबा फिर वो इसकी वहशत और शिद्दत भरी गिरफ्त में फंस चुकी थी। जायश की सांसों की हिद्दत भरी तपश ने जैसे हरीम का चेहरा झलसाया। जायश ने इसकी लरजती पलकों और कपकपाते लबों को गौर से देखा। जानती हो मेरे नज़दीक इस रिश्ते की क्या अहमियत है तो सुनो। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, सिर्फ मेरी हो। ये नसीब के खेल थे जब तुम खुद ब खुद मुझ तक पहुंचा दी गई, मेरे नसीब में लिख दी गई। अब मेरी इज्जत हो तुम, मेरे वजूद का हिस्सा, जिसको खुद से काट कर दूर नहीं फेंक सकता, चाकर भी नहीं, कि अब इन सांसों को मतलूब हो तुम, इस रूह की जरूरत बन गई हो। जायश की सरगोशियों से इसका पूरा वजूद लरजने लगा था, मगर वो फिर भी बोले गया। मगर साथ साथ अब मुनहजिज बुहे से चूर होकर उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। हरीम, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं तुमसे? जायश ने अपने होठों से इसकी गुदाज गाल को छू कर पूछा। हरीम को लगा इसके जिस्म से जान निकल जाएगी। आपने मुझसे वदा किया था कि आप 2 दिन के बाद मुझे जाने देंगे। वो बोलकर सुबक पड़े। हरीम अपनी जगह पर अपना सांस तक रोक गई कि इसकी जसारतें बढ़ने लगी थी। दूर हटी, सीने में पसलियों से सर टकराते पागल होते दिल से तंग आकर वो बोल गई। मगर वो तो जैसे इसके नर्म और नाजुक मुलायम वजूद को बाहों में भर कर दुनिया भला बैठा था। हरीम, जायश ने भारी बोझल लहजे में उसे पुकार तो हरीम की रूह कांप गई थी। वो अब इसकी जसारतों की ताब ना लाती, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर करती बहुत तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर बंद हुई थी। जायश ने अपने लब बुरी तरह कुचले। काश ये सब इतना ही आसान होता जितना इसने फर्ज कर लिया था। दूसरी जानिब वो ड्रेसिंग के दरवाजे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस भरती अपनी हालत सुधारने की कोशिशों में हलकान होती रही। वो कभी इस शख्स की कुर्बत खुद से सहने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। अब भी वो अपना चेहरा और गर्दन अंगारे की तरह दहकते हुए इस लम्स की खुशबू अपने बदन में सरायत करती महसूस कर रही थी।
इसे इस जिंदान से निकलने की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। वो तो अपने कौल से ही फिर चुका था। तुझी बेबसी और गम से निढाल होकर वो फिर बिलक बिलक कर रो दी। जरूरी काम निपटाते रात के 11 बज चुके थे। अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आया था। घर आकर पता चला वो अब तक ड्रेसिंग में खुद को बंद किए हुए है। उसने हरीम को डिनर के लिए बुलाने इम्तियाज को भेजा था, मगर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुई और इम्तियाज को बुरी तरह झिड़क कर वापस भेज दिया। इम्तियाज एक मर्तबा फिर कोशिश करो सर्द लहजे में दिए गए हुक्म पर इम्तियाज खामोशी से उसे बुलाने गई। उसने कमरे में आकर उसे 12 आवाजें दे, मगर अब की बार उसने जवाब देने की भी तौफीक नहीं की थी। वो मुंह लटका कर वापस आ गई और जायश के सामने आकर नफी में सर हिला दिया। जायश ने भी चंद नवाले खाकर अपना हाथ खाने से खींच लिया था। सरगर्मी का खाना एक प्लेट में निकाल दो। जायश के कहने पर इम्तियाज ने एक ट्रे तैयार करके उसे थमाए। जायश खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। ट्रे टेबल पर रखी और कमरे का दरवाजा लॉक किया। वो संजीदगी से डेरेंसक के दरवाजे तक आया था। हरीम, इसने पुकारा। मैं जानता हूं तुम सुन रही हो, जल्दी से पहले बाहर आकर खाना खाओ, मेडिसिन लो और खामोशी से लेट जाओ तो तंग नहीं करूंगा। जायश ने बोलकर उसके जवाब का इंतजार किया, मगर वो खामोश ही रही। ओके राइट, मैं उसकी डुप्लीकेट चाबी लाया हूं। हरीम, अगर ये दरवाजा आज मैंने खोला तो याद रखना आज की सारी रात तुम्हें अपनी इस छोटी सी गलती पर पछताना पड़ेगा। जायश ने सर्द लहजे में कहा था। वो खामोश हुआ और इससे अगले ही पल दरवाजा खिलता चला गया। जायश की निगाहें फिर से इसके सुगवार सुर्ख रुए हुए चेहरे का तवाफ करने लगे। बाहर आकर खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, वो चीख कर बोली। फिर भी कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दरअसल तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो हरीम, और मेरी सख्ती तुम्हारी ये छोटी सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जायश के माथे के बिल्लों और लहजे के सर्द पिन ने हरीम को फिर बेजान किया। वो चुपचाप सोफे की जानिब बढ़ गई। जायश बेड पर बैठकर बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ हो गया। हरीम चंद नवाले ही हल्क से नीचे उतार पाई थी। खाना खाकर उसने उठकर मेडिसिन ली। वो ना देखकर भी उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। मेडिसिन लेकर उसने बेड से कंबल उठाया और जाकर सोफे पर लेट गई। जायश के सीने में एक अलाव सा भड़क गया, मगर वो फिर भी बेड पर लेटकर अपनी आंखों पर अपना बाजू रख गया।